इस कहानी की लेखिका हैं स्नेहा बस्तोड़कर वाणी। स्वाति ऑटो की पिछली सीट में बैठकर बगल वाली गली की ओर देखने लगी। चांद की हल्की रोशनी अंधेरे में ऐसी उजाड़ सड़क से उस अमानवीय सन्नाटे को चीरते हुए उनका ऑटो आगे बढ़ रहा था। अपने माथे पर हाथ रखते हुए वह सोचने लगी, आज अमावस्या है, मैं इसके बारे में भूल गई थी। मेरी माँ ने मुझे अमावस्या की रात को यात्रा न करने को कहा था। उसके मन में ये विचार उमड़ने शुरू ही हो रहे थे, तभी ऑटो के टेप रिकॉर्डर में स्वामी समर्थ जी का तारक मंत्र शुरू हो गया। तब जाकर उसके दिल को थोड़ी सी राहत मिली। दोनों साथ में उस मंत्र का जाप करने लगे। बातें करते करते वो कब मृत्युंजय बंगले पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। स्वाति ने ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑटो से नीचे उतर गई। शीला पीछे से नीचे उतरी और उससे पूछा, भाई साहब, क्या हमें यहाँ आसानी से ऑटो मिल सकता है? अरे नहीं दीदी, ये शहर से बहुत दूर है, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए ऑटो मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं ताकि हम 1.5 घंटे में स्कूल वापस पहुँच सके? हम आपको कॉल करेंगे, तब आप आओगे ना? जी दीदी, मैं जरूर आऊंगा। शीला और ऑटो वाले के बीच बातचीत चल ही रही थी कि स्वाति की नजर बंगले के गेट पर बनी कारीगरी के काम पर टिकी थी। यह ऊपर से देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा देर तक देखें तो यह बहुत ही अजीब सा लगता था। जैसे ही उसने उनका मतलब निकालने की कोशिश की, तभी शीला ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अंदर चलते हैं स्वाति टीचर। स्वाति ने सिर हिलाया, गेट खोला और दोनों अंदर जाने लगी। वे दोनों तरफ एक खूबसूरत लॉन और एक पत्थर के रास्ते से गुजर रहे थे। एक अलग तरह का सन्नाटा था वहां। आसपास इतनी हरियाली होने के बावजूद वहां किसी कीड़े तक की आवाज भी नहीं आई। वे दोनों धीरे धीरे चली जा रही थीं और बंगले के सामने वाले दरवाजे पर रुक गईं। दरवाजा खुला ही था। शीला ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अंदर से एक छोटे लड़के की पुकार सुनाई दी। आइए टीचर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ? वे दोनों थोड़ा चौंक गईं। धीरे से अंदर आकर आवाज की दिशा में देखने लगी। बंगले के मालिक और जाने माने कठपुतली का खेल दिखाने वाले चंद्रकांत झुंझार राव लाल चमड़े जैसे कवर वाले विशाल सोफे पर बैठे थे। उस वक्त उनके हाथ में उन्हीं का एक पसंदीदा बोलने वाला गुड्डा था। उन दोनों को नमस्ते कहते हुए उन्होंने फिर से गुड्डे की आवाज में कहा, टीचर आइए ना, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों मुस्कुराते हुए आगे आईं और झुंझार राव के सामने सोफे पर बैठ गईं। रास्ता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, आपका ये फार्म हाउस शहर से बहुत दूर होने पर भी काफी मशहूर है। स्वाति ने अपना पर्स एक तरफ रखते हुए कहा, विजू, मेहमानों के लिए पानी लाओ। उनकी पुकार उस भव्य बैठक में गूंज सी गई। उनमें से हर एक प्रतिध्वनि के साथ स्वाति की निगाहें वहां रखी विभिन्न कलाकृतियों और चित्रों की ओर भटक गईं। वहां की सभी चीजों को देखकर स्वाति को थोड़ी बेचैनी होने लगी। तुम कहाँ खो गई स्वाति टीचर? पानी ले लो। मुझे सच में खुशी है कि आप आज मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी बोलने वाली गुड्डा गुड्डी का संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया। शीला ने पानी का खाली गिलास सामने वाली ट्रे में रखते हुए कहा, स्वाति टीचर, आप चुप क्यों हैं? लगता है आपको मेरा ये नया वाला गुड्डा बहुत पसंद आ गया है। हाँ, ये अच्छा है, बहुत ज्यादा जीवित भी दिखता है। आप बहुत अच्छी कठपुतली बनाते हैं। क्या पता, पर इसका चेहरा कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। ये उसे पहनाए गए यूनिफॉर्म की वजह से है। लगता है आपने गौर से नहीं देखा, ये आप ही के स्कूल की यूनिफॉर्म है। अरे हाँ, ऐसा क्यों है? स्वाति ने अपनी बेचैनी को अपनी कृत्रिम मुस्कान के पीछे छिपाते हुए कहा, ये मेरा नियम है। जहाँ मैं अपना पपेट शो करने के लिए जाता हूँ, मैं अपने साथ उन स्कूलों की यादगार के तौर पर कुछ लाता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है, पिछले हफ्ते आपके स्कूल में मेरे शो के बाद मैं आपके स्कूल की वर्दी लाया और उससे मेल खाने वाला गुड्डा बनाया, और अब यह मेरे संग्रह का हिस्सा बनने जा रहा है। मेरे पास स्कूल की वर्दी में बहुत सारे छात्र हैं।
यह सुन स्वाति की बेचैनी अब भी बढ़ती ही जा रही थी। यह सब बड़ा अजीब था। उसने और कोई प्रश्न नहीं पूछा और अपने हाथ में थामे गिलास से पानी पीना शुरू कर दिया। तभी स्वाति ने एक करुणा से भरी पुकार सुनी, टीचर, मुझे बचाओ। यह एक छोटे लड़के की आवाज थी। उसकी निगाह तेजी से सामने रखे गुड्डे की ओर गई। आपने ऐसा क्यों कहा? उसने झुंझार राव से पूछा। क्या कहा? अभी आपने इस गुड्डे की आवाज में कुछ कहा ना? अरे स्वाति टीचर, झुंझार राव कब से मुझसे बात कर रहे हैं। शीला ने कहा। स्वाति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वो आवाज सुनी थी, यकीनन ये उसका वहम नहीं था। उसी समय विजू सुंदर वाइन ग्लास में नीले रंग का शरबत ले आया। यह विदेश से विशेष रूप से मंगवाया गया शरबत है। मैं अपने हर मेहमान को यह शरबत निश्चित रूप से देता हूँ। स्वाति का मन ही नहीं हो रहा था वो शरबत पीने का, और झुंझार राव का यह वाक्य सुनकर तो वो शरबत पीना ही नहीं चाहती थी। उसे सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे मजबूरी में पीना पड़ा। तुम्हारे शरबत पीने के बाद मैं तुम्हें अपने गुड्डा गुड़िया का संग्रह दिखाऊंगा। तब तक विजू टेबल पर खाना लगा देगा। मेरी सभी कठपुतलियों में मेरी पसंदीदा स्कूली बच्चों का संग्रह है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक गुड़िया की कमी है। कौन सा? उस छात्र के शिक्षक का। यह सुनकर स्वाति चौंक गई। आराम से टीचर, लग रहा है आप संग्रह देखने की जल्दी में हैं। स्वाति ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह बस जल्दी घर वापस जाना चाहती थी। अपना शरबत पीने के बाद झुंझार राव हाथ में गुड्डा लेकर खड़े हो गए। स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही शीला का फोन बज उठा। अंदर फोन का नेटवर्क नहीं है, आपको यहीं रुककर बात करनी होगी। शीला ने फोन उठाया और वापस सोफे पर जाकर बात करने लगी। स्वाति टीचर, इसे ले लो। झुंझार राव ने उसके हाथों में गुड्डा सौंपते हुए कहा, तुम अंदर जाओ और सभी गुड्डों को देखो। मुझे कुछ काम याद आया है, मैं अभी आता हूं। इसे आखिरी शेल्फ पर खाली जगह में रख दो। रहस्यमय मुस्कान के साथ झुंझार राव ने स्वाति के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोला। स्वाति के पैर अंदर जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन तभी पीछे से झुंझार राव की आवाज आई, जाओ। स्वाति का मन भले ही ना कह रहा था, पर वह आवाज सुनकर वो अपने आप उठ गई और स्टोर रूम की ओर चलने लगी। उस कमरे का माहौल कुछ अलग था। बहुत ठंड थी वहां। घर में कहीं एसी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन स्वाति के हाथ में थमा गुड्डा मानवीय शरीर की तरह गर्म था। उसे लगा जैसे वह हाथ में बम लेकर चल रही हो। वह गुड्डों को देखने के लिए कमरे में आई थी, लेकिन अब उसे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और आखिरी शेल्फ की ओर जल्दी जल्दी चलने लगी। पता नहीं क्यों, पर उसे दिल की धड़कन महसूस होने लगी थी, मानो धड़कन की आवाज हाथ में थमी गुड़िया से आ रही हो। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे लगने लगा था कि वह अपने दिल की धड़कन जोर से सुन सकती है। किसी तरह वो घड़ी के एक एक सेकंड की गिनती करते हुए आखिरी शेल्फ तक पहुंची, और मानो किसी उतरन को छोड़ना हो वैसे झट से उसने उस गुड्डे को खाली जगह में रखा और जल्दी से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन उस वक्त उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा खींच लिया हो। मन में भगवान का नाम लेकर वह डर के मारे पीछे मुड़ी, और सामने का नजारा देखकर उसके दिल को राहत आ गई। उसका दुपट्टा उस शेल्फ पर उभरे कीलों में फंस गया था। उसने जल्दी से उसे निकाला और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो वहां गुड्डा रखा था वह उसके पैरों पर गिर गया था।
लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस गुड्डे के दोनों हाथों ने उसके पैरों को जकड़ा हुआ था। वह उसे फिर से जगह पर रखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसी समय उस गुड्डे ने गर्दन उठा ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे बचाओ। उसके मुंह से एक आधी चीख निकली और उसने पैर को जोर से झटक दिया और जल्दी से बाहर भागने लगी। लेकिन उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। वह पागलों सी शेल्फ के बीच में से भागने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दौड़ते भागते वह एक टेबल पर ठोकर खाकर गिर पड़ी और उस टेबल पर रखे कागज के टुकड़े नीचे गिर गए। उस टुकड़े पर लिखी खबर पढ़कर उसकी रूह कांप उठी। यह उसी स्कूल से एक छात्रा के लापता होने की खबर थी जहां वह पढ़ा रही थी। पिछले सप्ताह उनके स्कूल के वार्षिक समारोह के बाद स्कूल की छुट्टियां होने से सभी बच्चे अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में कोई नहीं था, इसलिए उसे इस बात की खबर नहीं लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात खबरों में छपे लड़के की फोटो थी। वह तस्वीर बिल्कुल उस गुड्डे की तरह थी जिसे उसने अभी अभी शेल्फ पर रखा था। उस कोल्ड स्टोरेज रूम में भी डर के मारे उसे पसीना आने लगा। वह जल्दी से उठ गई और दूसरी गुड़ियों की ओर देखने लगी। हर एक गुड़िया के पीछे विभिन्न भाषाओं में अखबारों की कटिंग के साथ एक शेल्फ बार था। अलग अलग शहरों से स्कूली बच्चों के लापता होने की खबरें और बीच में जो तस्वीरें दिख रही थीं, वे बिल्कुल उन गुड़ियों की तरह दिख रही थीं। वह उसकी समझ से परे था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह फिर से इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां से भागते हुए उसकी निगाह शेल्फ पर गई और वो दृश्य देखकर उसे लगा कि उसका शरीर मानो वहीं जकड़ गया हो। शेल्फ पर बहुत सारे कांच के जार थे। उसमें पीली धारा जैसी कोई चीज थी और उसमें विभिन्न मानवीय अंग रखे गए थे। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सभी गुड़ियों ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसे चक्कर आ गए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और वह सोफे पर थी। शीला उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। तुमने स्टोर रूम में क्या रखा है? क्या है वो सब? शीला टीचर, पुलिस को फोन लगाओ। झुंझार राव ने कहा। स्वाति टीचर, शांत हो जाओ। लगता है आपने कुछ बुरे सपने देखे हैं। सपने देखने के लिए मैं सोई नहीं थी। स्वाति टीचर, कृपया शांत हो जाओ। ये सब आप क्या कह रही हो? मैं उस स्टोर रूम में जाकर आई हूँ। आप किस बारे में बात कर रही हो? मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है शीला टीचर? आप मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वहां जाकर स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कमरा अब कोल्ड स्टोरेज नहीं लग रहा था। वहां अखबारों की कटिंग भी नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई कांच के जार भी मौजूद नहीं थे जिसमें उसने उन मानवीय अंगों को देखा था। उसका दिमाग घूमने लगा। यह कैसे संभव है? उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल भी उसका वहम नहीं था। उसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो वो उसे पागल समझ लेते। उसने चुपचाप झुंझार राव से माफी मांगी और शीला को तुरंत वहां से चलने के लिए कहा। शीला ने झुंझार राव को अलविदा कहा। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें अपनी कठपुतलियों का संग्रह दिखाने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। यह मेरी खुशी है। आप यहाँ आई और मेरा फायदा ही हुआ। मेरा संग्रह पूरा हो गया। मतलब? स्वाति ने तुरंत पूछ लिया। आपको जल्दी पता चल जाएगा। झुंझार राव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने ऑटो वाले को फोन किया था। हमारा ऑटो आ गया है। चलो चलते हैं हम फिर। शीला ने कहा।
स्वाति चुपचाप बिना एक भी शब्द कहे शीला के पीछे चलने लगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वह नहीं जानती थी कि उस कमरे में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सच में हुआ था या नहीं। वह अभी भी झुंझार राव के व्यवहार और कई वाक्यों का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनका संग्रह पूरा हो गया था? उन्होंने मुझे वो नीला शरबत दिया जिसमें कुछ तो जरूर मिलाया होगा, जिससे मुझे ये सब महसूस हुआ। पर इससे पहले कि मैं शरबत पीती मुझे लगा उस गुड्डे ने कुछ कहा था, या शायद मैं बहुत डर गई थी इसलिए मुझे ये सब लग रहा था। इसी बात को मन में सोचते हुए वह ऑटो के पास गई। शीला अंदर बैठ गई। स्वाति ने ऑटो में बैठने से पहले एक बार फिर मृत्युंजय बंगले की ओर देखा और देखा कि झुंझार राव उन्हीं के पास चल के आ रही हैं। स्वाति जल्दी से अंदर बैठ गई और शीला से कहा, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। इसी बीच झुंझार राव वहां पहुंचे और बोले, स्वाति टीचर, क्या आपको मेरी बात करने वाली गुड़िया इतनी पसंद आई कि आप एक को अपने साथ ले जा रही हैं? नहीं, मैंने अपने साथ कोई गुड़िया नहीं ली है। अरे फिर ये क्या है? स्वाति के पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। स्वाति ने बगल की ओर देखा और उसे लगा कि उसका दिल अभी सीना फाड़कर बाहर निकलेगा। उसके पास शीला नहीं थी, बल्कि एक गुड़िया थी जो बिल्कुल शीला जैसी दिख रही थी। झुंझार राव गुड़िया को उठाकर वापस बंगले में चले गए। स्वाति चुपचाप ऑटो में बैठकर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। स्वाति ने एक बार फिर अपनी निगाह बंगले की ओर घुमाई। उसे सामने जो दिख रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने वाला दृश्य था। झुंझार राव शीला जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ बालकनी में खड़े थे और वो गुड़िया स्वाति के सामने बाएं बाएं का इशारा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ झुंझार राव नहीं हिला रहे थे। वो अपने आप